तो हम लोग आज की क्लास में कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑर्गेनिक। इसमें अगेन यू विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि सिलेबस कटा है इस साल। सो उन क्वेश्चनों को मैं सर्कल कर दूंगा, मार्क कर दूंगा, आप भी अपने एनसीईआरटी में मार्क कर देना। एज फार एज सीबीएसई इज कंसर्न ये क्वेश्चन आपको नहीं करने, जो बच्चे जेईई नीट के हैं उनको क्वेश्चन कराए जाएंगे आगे जाके। पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आईयूपैक नेम। तो जो ए नाम है वो कहता है कि सही है। तीन पे लगा है इथाइल, 4 और 4 पे लगे हैं 2 मिथाइल, 7 की चेन है, हेप्ट सिंगल बॉन्ड है एन, तो हेप्ट ले लेते हैं पहले। तो पहले आप 7 कार्बन की चेन बनाओ, उसके बाद 3 पे आपको इथाइल लगाना है और जब इथाइल लगाओ तो उसे खोल के लगाओ। 4 और 4 पे आपको 2 मिथाइल लगाना है। अगर ये ढांचा मेरे पास हो और मुझे इसका आईयूपैक नेम बोलना हो तो मैं लॉन्गेस्ट चेन देखूंगा जो 7 की बैठेगी। आप नंबरिंग जैसे मर्जी कर सकते हो और नंबरिंग में ऐसे करूंगा ताकि जो मेरे एल्काइल ग्रुप है उनको लोएस्ट लोकेंट मिले। जो नंबरिंग मैंने अभी करी है उससे लोकेंट आ रहे हैं 3, 4 और 4। अगर आप रिवर्स नंबरिंग करोगे तो लोकेंट आ जाएंगे 4, 4, 3। सो ऑब्वियसली जो नंबरिंग मैंने अभी करी है वो सही है हर प्रकार से। तो इसका नाम हो जाएगा, 3 पे लगा है इथाइल क्योंकि अल्फाबेट देखा जाएगा, ई पहले आता है। इथाइल और मिथाइल का फर्स्ट अल्फाबेट कंपेयर होता है, डी का डाई नहीं देखना होता। सो 3 पे लगा है इथाइल, 4, 4 पे लगे हैं 2 मिथाइल, 7 की चेन है, हेप्ट सिंगल बॉन्ड है एन। बाकी जो भी नाम दिए हैं वैसे वो सारे गलत हैं इस कंपाउंड के, यही नाम सही है। सेकेंड आ रहा है, इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम बताओ। तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक कीटोनिक ग्रुप है, दिस इज कीटोन एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपको पता है कार्बोक्सिलिक सबका बाप है, इसको हमेशा लोएस्ट नंबरिंग देनी होती है। आपको कीटोन हारा है, आपको मालूम है जब कीटोन हारता है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है ऑक्सो। सो 4 पे लगा है ऑक्सो, 5 की चेन है, पेंट सिंगल बॉन्ड एन ओआइक एसिड। थर्ड केस में आप देख सकते हो बेंजीन पे 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, क्लोरीन, नाइट्रो और मिथाइल। कोई भी प्रेफर्ड नहीं है, इनमें कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं होता, आपको पता है। अब आपको नंबरिंग ऐसे करनी है ताकि तीनों को लोकेंट कम से कम मिले, तो आप यहां से नंबरिंग शुरू करो, परफेक्ट है। लोकेंट बैठेंगे 1, 2 एंड 4, इससे कम लोकेंट आप बना लेंगे। सो इसका आईयूपैक नेम हो गया। 1 पे लगा है क्लोरो क्योंकि सबके लिए प्रीफिक्स यूज होते हैं, नाइट्रो, हैलोजन और मिथाइल सबके लिए प्रीफिक्स यूज होते हैं, वर्ड रूट से पहले आते हैं। 1 पे लगा है क्लोरो, 4 पे लगा है मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सी आ गया, एम आ गया, एम के बाद एन आ गया। 2 पे लगा है नाइट्रो बेंजीन। इन 3 नाम में कोई सवाल पूछना तो पूछ लो। फोर्थ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन मार्क्ड इन द एस्टेरिक इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस कार्बन को आप देख सकते हो, ये कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रही है तो sp3 है। इस कार्बन को आप देख सकते हो ये एक डबल बॉन्ड बना रही है तो sp2 है। इस कार्बन को आप देख सकते हो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रही है तो sp है। ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रही है तो sp2 है। और आपको पता है कि जो sp कार्बन होती है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, sp कार्बन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सी आंसर हो गया इसका। आपको पता है द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज sp, sp2 एंड sp3 व्हिच फर्दर डिपेंड अपॉन s कैरेक्टर। फिफ्थ आ रहा है, इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। तो आपको पता है एल्कोहल का जो फंक्शनल आइसोमर है, एल्कोहल का जो फंक्शनल आइसोमर है वो ईथर है। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल आइसोमर है वो कीटोन है। साइनाइड का जो फंक्शनल आइसोमर है वो आइसोसाइनाइड है। मैं ये आपको अलग पेज पे भी शो कर देता हूं। एल्कोहल तो आपको अच्छे से आता ही है यार, ये काम मत किया करो, जिसने भी करा है इसको रिवर्स करो, गधे कहेंगे। सो दिस इज योर एल्कोहल, इसका जो फंक्शनल आइसोमर है वो ईथर है। देन यू हैव
कीटोन, 3 कार्बन की कीटोन और इसका फंक्शनल आइसोमर है 3 कार्बन का एल्डिहाइड। साइनाइड उतना अच्छा भी आपकी दोस्ती नहीं है, बट कोई बात नहीं, ये साइनाइड है और ये इसका भाई है जी, इसका नाम है आइसोसाइनाइड। CN को साइनाइड कहते हैं, कॉमन नेम। NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। एल्कोहल अलग फंक्शनल ग्रुप है, ईथर अलग फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन अलग है, एल्डिहाइड अलग है, साइनाइड अलग है, आइसोसाइनाइड अलग। 6 क्वेश्चन डिलीटेड, 7th डिलीटेड, 8th डिलीटेड, 9th आ रहा है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ केटाइंस? नाउ दुख का कारण पॉजिटिव चार्ज, सुख कैसे आएगा अगर चार्ज कम हो जाए? तो फर्स्ट केस में आप क्या देख सकते हो? फर्स्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेजोनेंस का कोई चांस नहीं। हमेशा जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो पहली चीज आप ये देखो कि क्या रेजोनेंस पॉसिबल है, क्या ये प्लस चार्ज किसी और एटम पे घूम के जा सकता है। नहीं जा सकता तो फिर आप डिग्री मार्क करो, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन को ध्यान से देखो, यहाँ पे जिस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है उसके साथ ऑक्सीजन बैठी है जिसपे लोन पेयर है, यहाँ पे रेजोनेंस होगी और ये अपना लोन पेयर यहाँ पे दे देगा। वो चार्ज जो कार्बन पे था अब कुछ देर के लिए वो ऑक्सीजन पे आ जाएगा, विच इज वेरी गुड। दिस इज मजेदार, घनघोर, बढ़िया। क्यों? क्योंकि कार्बन का दुख हमारा दुख, और कुछ देर के लिए सही वो आता है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, ये झूठा प्यार है, ये झूठा ही सही। कुछ देर के लिए ऑक्सीजन ने प्लस चार्ज ले लिया, इसका मतलब उतनी देर के लिए कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं आया। दिस कार्बोकेटाइन इज एक्सेप्शनली स्टेबल। अगर इसकी हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर जरूर है, लेकिन ऑक्सीजन से बहुत दूर लगा हुआ है वो कार्बन जिसपे प्लस चार्ज है, तो इसका लोन पेयर मेरे किसी काम नहीं आएगा। इनफैक्ट ये जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है अब इसको झेलनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा ज्ञान है, अभी समय लगेगा, आज नहीं सीखोगे इसको, इट विल टेक सम टाइम। अभी डोपा सीरीज दोबारा से शुरू करेंगे, एक हफ्ते के लिए उसे रोका था हमने बिकॉज पढ़ाई नहीं देते कुछ, उसके अंदर कितने क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। तो अब कल से डोपा आने शुरू हो जाएंगे, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन भी मैं और डालूंगा, तो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये लोन पेयर तो डोनेट नहीं कर पा रही, तो फिर अब इंडक्टिव इफेक्ट तो चालू है और इंडक्टिव इफेक्ट के मुताबिक इस पे प्लस चार्ज बढ़ेगा। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है सेकंड, उसके बाद आता है फर्स्ट, उसके बाद आता है थर्ड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ए आंसर। कुछ चर्चा करनी है तो करो, पूछो सवाल। सर हम फर्स्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन से कर सकते हैं? बेटे हाइपर कंजुगेशन तो लगाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठा है, आपका हाइपर कंजुगेशन गया तेल लेने। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, अगर विड्रॉइंग ग्रुप बैठा हुआ है तो हाइपर कंजुगेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, दिख ही रहा है वो अनस्टेबल है। तुम अगर हाइपर कंजुगेशन लगाते हो तो तुम सिर्फ 7 फ्री कार्बन के कितने हाइड्रोजन है उन पर डिपेंडेंट रहते हो। तभी तो हमने आपको कहा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन देखने के लिए तरीका इंडक्टिव इफेक्ट भी है। सिर्फ हाइपर कंजुगेशन के भरोसे तब रहते हैं जब सिर्फ एल्काइल कार्बोकेटाइन में मुकाबला हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आइसोब्यूटाइल नियो, तब चलेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। कोई और सवाल? तो मैंने फर्स्ट में बोला था। आपने किसमें बोला बेटा, क्या पूछ रहे हो? सर फर्स्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन में या 9th के फर्स्ट पार्ट में? 9th के फर्स्ट। बेटा मैंने भी आपको उसी का जवाब दिया है कि मुझे यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं लगाना है। यहाँ पे अगर आप मुझे यहाँ पे बोलोगे कितने स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर है, तो कम हो गए ना स्ट्रक्चर, तो फिर हाउ यू विल जस्टिफाई? देयर इज नो हाइपर कंजुगेशन इन सेकंड बिकॉज़ रेजोनेंस इज गोइंग ऑन। रेजोनेंस तो इज घनघोर। अगर रेजोनेंस हो तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखते, हाइपर कंजुगेशन नहीं देखते। अब फर्स्ट और थर्ड में मुकाबला रह गया, मुझे यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पे एक एल्काइल कार्बोकेटाइन नहीं है, यहाँ पे एक ईथर ग्रुप लगा हुआ है, मुझे इसका प्रभाव देखना है।
इसीलिए मुझे इस पूरे क्वेश्चन में ही हाइपर कंजुगेशन लगाना ही नहीं है। कोई और सवाल? सर 9th के फर्स्ट पार्ट में कार्बोकटाइन को जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है, और थर्ड में वो ऑक्सीजन जो है वो ले रहा है इसलिए बिल्कुल सही अनस्टेबल। बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके सर। कोई और सवाल? टेंथ में आईयूपैक नेम के लिए पूछा हुआ है, और आईयूपैक नेम में आप देख रहे हो इथाइल दिया हुआ है, और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर इथाइल आपको दिया हुआ है तो आप आईयूपैक नेम तब तक मत लिखो जब तक कि आप चेन ना खोल दो, अदरवाइज धोखा हो जाएगा। इसको ओपन अप करेंगे, अपना माइक ऑफ रखो इससे पहले कि मुझे निकालना पड़े ग्रुप से। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद देखा करो, तंग मत किया करो। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखेंगे, और आप देख सकते हो यहाँ पे 6 कार्बन की मैक्सिमम चेन बैठेगी, और ऐसे में ये 2 एल्काइल ग्रुप है जो चेन से बाहर रहेंगे, जो नंबर 3 और 4 पे लगे हैं। सो 3 और 4 पे लगे हैं 2 मिथाइल, 6 की चेन है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है ये। 11th आ रहा है, in which of the following compound the carbon marked with asterisk is expected to have greatest positive charge? आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट चेन की लंबाई के साथ घटता है, निकालना ही पड़ेगा। चेन की लंबाई के साथ घटता है, डिस्टेंस के साथ कमजोर पड़ता है। इस पे चार्ज आएगा पार्शियल डबल पॉजिटिव। अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन छीनेगा। ब्रोमीन की बात करें, ये भी इलेक्ट्रॉन छीनेगी। और अगर मिथाइल की बात करें, वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसका मतलब ए, बी और सी तीनों में ही इलेक्ट्रॉन छीने जा रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इसमें किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत जो है सबसे ज्यादा है। इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और आपको पता है क्लोरीन, मैग्नीशियम और ब्रोमीन, अगर इन तीनों में मुकाबला करेंगे तो क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि ए केस के अंदर सेकंड कार्बन में पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। कोई सवाल? ट्वेल्थ आ रहा है, आयनिक स्पीसीज आर स्टेबलाइज्ड बाय डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। डिस्पर्सल ऑफ चार्ज को रेजोनेंस कहते हैं। चार्ज का घूमना, चार्ज का डीलोकलाइज होना, इसे रेजोनेंस कहा जाता है। Which of the following carboxylate ion is most stable? तो वो कह रहा है कि कौन सा जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिर से अपने मन को पहले ट्यून इन करो, दुख का कारण नेगेटिव चार्ज। सुख कैसे आएगा अगर चार्ज कम हो जाए? मिथाइल कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा। क्लोरीन कैसी ग्रुप है? विड्रॉइंग ग्रुप है। फ्लोरीन कैसी ग्रुप है? विड्रॉइंग ग्रुप है। और अगर 2 फ्लोरीन लगी हो तो वेरी गुड है। जितने ज्यादा फ्लोरीन लगी होगी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, उतना माइनस चार्ज इस पे कम होता जाएगा। ऐसा आपको समझना है, इसलिए डी आंसर है इसका। तो बहुत सिंपल है। अब आप लाइफ कॉम्प्लिकेट कर दो, मुझे पता नहीं है या आप कम पढ़ते हो या कुछ गड़बड़ है पढ़ाई में आपकी, या कंसिस्टेंसी की कमी है। अदरवाइज गेम बहुत आसान है, बहुत सिंपल शब्दों में पढ़ाया है। हमेशा एक फिलॉसफी रखी है, उसे कभी तोड़ा नहीं है। चार्ज दुख का कारण है, चार्ज कम करना आपका प्रयास है। केस आते जा रहे हैं, क्वेश्चन बदलते जा रहे हैं, फिलॉसफी वही है। 13th धारा, electrophilic addition reaction proceed in 2 steps. The first step involves the addition of electrophile. Name the type of intermediate form in the first step addition of the reaction. अब आप देख सकते हो ये एल्कीन है और H+ अटैक करने के लिए आ रहा है। अब मान लो H+ इस कार्बन पे जुड़ने के लिए आता है। वो इस कार्बन से कहता है मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगी? आपको मैंने सिखाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा। ये कार्बन साथ वाली कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगी। मन में सोचो, साथ वाली कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और इस वाली कार्बन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और इसके साथ H+ लग जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। और वो कौन सा कार्बोकेटाइन होगा? वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसी में कई बच्चे ये सोचते हैं कि क्या प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। आओ दोबारा देखते हैं।
ये आपकी एल्कीन है, H+ अटैक करने के लिए आया है। मैं दो ऑप्शन क्रिएट करता हूँ, A और B। मान लो A कार्बन पे हाइड्रोजन आके लगता है, बड़े सिंपल सी बात है, अगर हाइड्रोजन A कार्बन पे आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के A कार्बन पे जाएंगे। इससे मन में सोचो, A कार्बन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और B कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इस प्रकार बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर ये H+ B कार्बन पे अटैक करने के लिए जाता है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आएंगे, जो मैंने करके दिखाया आपको वहां पे। इससे क्या होगा, इससे ए वाली कार्बन को नुकसान होगा इलेक्ट्रॉन का, इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, बी पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। इससे बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, व्हिच इज मोर स्टेबल। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कंजुगेशन के बनेंगे दो दो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे समझो दो स्ट्रक्चर बनेंगे, और आपको पता है हाइड्रोजन कंजुगेशन के यहाँ पे छह स्ट्रक्चर बन सकते हैं। So नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे इन केस ऑफ सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब मैं हाइपर कंजुगेशन को देख रहा हूँ, क्योंकि ये एल्काइल कार्बोकैटायन है, कोई डोनेटिंग ग्रुप, कोई विड्रॉइंग ग्रुप, कुछ और कहानी नहीं है। इसलिए मेरी भाषा को ध्यान से सुनो, एल्काइल कार्बोकैटायन अगर मुकाबले में आए तो हाइपर कंजुगेशन से फैसला करो। कोई सवाल? कोई सवाल? कोवलेंट बॉन्ड कैन अंडरगो फिशन इन टू डिफरेंट वे। आपको पता ही है, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग द हेटेरोलिटिक फिशन इज, देखो जी, अगर CH3Br बॉन्ड में अब बात आ ही गई है कि तलाक होना है, तो फिर हेटेरोलिटिक फिशन में ये जायज बात लगती है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। इसलिए ये फिशन इस प्रकार से होनी चाहिए कि कार्बोकैटायन बने एंड ब्रोमाइड आयन बने। तो बहुत सिंपल है जज करना, सिंपल सोच, अगेन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाएगा, आसान सी साधारण सी बात है। 15 क्वेश्चन आ रहा है। The addition of HCl to alkene proceed in two steps. The first step is attack of H+ to this. The portion which can be shown is, वो कह रहा है कि जो सही तरीका है मूवमेंट दिखाने का वो क्या है। Addition of HCl to alkene proceed in two steps. The first step is attack of H+ ion to double bond. Portion which can be shown as, तो कह रहा है कि राइट वे क्या है दिखाने का, ये बीच दिखा रहा है राइट तरीका। मैं आपको बात समझाता हूँ क्या है, इसको ध्यान से समझना। ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। हम लोग ये कहते हैं कि जब ये H+ आएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन किसका मिलने वाला है, एक्चुअली हु इज गोइंग टू गिव इलेक्ट्रॉन टू H+। पहली बात तो ये एरो का साइन गलत है, इसको देखें सी पार्ट क्यों गलत है, इसको समझ लें। ये एरो ये दिखाती है कि H+ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये जो एरो है, जिस तरफ ये एरो जाएगी इसका मतलब ये एक्सेप्टर है और ये डोनर है। ये एरो गलत हो गई, बिकॉज नंगा ना आएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, H+ तो खुद ही दिखा रही है, वो क्या इलेक्ट्रॉन देगा। अब इसमें H+ दिखाया हुआ है इस कार्बन पे, और अब देखो आप आराम से सोचो, अगर कार्बन इस कार्बन पे H+ अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे क्यों जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ आने चाहिए थे। तो ये भी जो डायरेक्शंस है वो गलत दिखा रखी है, ये डायरेक्शन गलत दिखा रखी है, बी सही है। बी में ये दिखाया है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी शिफ्टेड टुवर्ड H+, जो कि राइट वे है शो करने में। कोई सवाल? अब क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट। 16th आ रहा है, which of the following compound contain all carbon atom in the same hybridization state। तो इसमें आप देख सकते हो ये कार्बन बना रही है 2 पाई बॉन्ड, तो sp है, ये कार्बन भी sp है, ये कार्बन भी 2 पाई बॉन्ड बना रही है, sp है, ये भी sp। तो इसमें सारे कार्बन की सेम हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें ये जो कार्बन है ये sp3 है, ये sp है, ये sp है, ये sp3 है। इसमें ये वाली जो कार्बन है वो sp2 है, लेकिन बीच वाली कार्बन sp हो गई बिकॉज 2 पाई बना रही है, फिर ये sp2 है। इसमें आप देख सकते हो सारी ही कार्बन sp2 है, क्योंकि हर कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रही है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आता है। 17 में वो कह रहा है कि कौन सा अरेंजमेंट अलग है। ये हमने अभी आपको नहीं सिखाया, इन्होंने आउट ऑफ द ब्लू उठा के दे दिया। ये 12th का टॉपिक है एक्चुअली, तो हमें ये अभी कराना नहीं है, जेई के बच्चों को कराएंगे, लेकिन सीबीएसई में इसका मतलब नहीं है। ना ही इसके ऊपर फिशर प्रोजेक्शन और इसके ऊपर कोई डिस्कशन है, तो इसको मैं छोड़ूंगा।
यहाँ पे ये जो रूल लगा रहे हैं ये रूल्स बिल्कुल अलग है और ये जेईई और नीट में सिखाए जाते हैं, तो सीबीएसई में इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 18 क्वेश्चन, electrophile are electron seeking species, which of the following group contain only electrophile? So electrophile is somebody who is electron deficient. Now BF आप देखो अमोनिया में नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। और इसमें आप देख सकते हो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब ए और डी तो आंसर है नहीं। अच्छा बी में क्या है, AlCl3 क्यों भिखारी है, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इस पे प्लस चार्ज है इसलिए ये भिखारी है। SO3 आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ क्यों भिखारी है। NO2 प्लस में प्लस चार्ज है भिखारी है, प्लस चार्ज है भिखारी है, प्लस चार्ज है भिखारी है। तो आपको पता है प्लस चार्ज हो तो पहचानना आसान होता है इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रॉन की कमी पहचानना आसान होता है। एक चीज जो भी आपको नहीं आती है, हम जब आपको लुईस एसिड बेस सिखाएंगे इक्विलिब्रियम में तब ऐसे केसेस ज्यादा कराएंगे, वो है प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। लुईस कहता है उनको भी पोटेंशियल भिखारी मानो, पोटेंशियल भिखारी जिनके पास खाली ऑर्बिटल पड़े हैं। SO3 कि अगर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखाऊं तो सल्फर होता है 3s2 3p4 3d0 और इसमें सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, जितने बॉन्ड आपको बनाने हैं उतने आपके पास अनपेड होने चाहिए। तो सल्फर में एक्साइटेशन होता है और इस प्रकार इसमें 6 अनपेड पैदा होते हैं, फिर ये ऑक्सीजन आएगी और वो बॉन्ड बनाएगी और पहले सिग्मा बॉन्ड बनेंगे बाद में पाई बॉन्ड बनेंगे, ये कहानी होने वाली है ऐसे। नाउ कॉन्सेप्ट ये है कि इसके पास ये ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं और ये बात अभी मैंने आपको नहीं सिखाई है, आपको नहीं आती है आगे, कि जिनके पास खाली ऑर्बिटल हो वो भी पोटेंशियली इलेक्ट्रोफाइल माने जाते हैं। SO3 एक बहुत ही मशहूर इलेक्ट्रोफाइल है, अभी अगली क्लास में जब बेंजीन के रिएक्शन शुरू करेंगे वहां पे ये आएगा आपको, वहां भी हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सो फिलहाल ये पार्ट समझना आज थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज उस हिसाब से ट्रेनिंग मिली है आपको, बाकी पार्ट आप समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है कंसीडर 4 कंपाउंड्स फॉर आंसरिंग 19 एंड 20। आपको 4 कंपाउंड दिए हैं और वो आपसे बोल रहे हैं कि इनको देखकर आप 19th और 20th क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो 19 क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन पोजीशन आइसोमर्स हैं। आपको याद होगा टेस्ट में भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन डालने की कोशिश की थी। तो पोजीशन आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें पोजीशन का फर्क हो। अब देखो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये भी कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। अब देखो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है उसकी पोजीशन क्या है, इट इज 1, और यहाँ जो एल्डिहाइड है उसकी पोजीशन क्या है, अगेन 1। सो फर्स्ट एंड फोर्थ आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स, पर ये दोनों कीटोन है। और अगर आप इसका नाम बोलो तो आपको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। 5 कार्बन की चेन है, पेंट 2 पे ऑन, पेंटेन 2 ऑन, और ये पेंटेन 3 ऑन है। तो सेकंड एंड थर्ड को आप ध्यान से देखो, दे आर बेसिकली द पोजीशन आइसोमर्स। सवाल पूछो सर। SO3 में ऐसे नहीं देख सकते, ऑक्सीजन जो है वो सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन वो नहीं डेंसिटी देखना, वो कोई रूल नहीं है। अल्टीमेटली जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है उसको इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। अब ध्यान से देखो ये CO2 है, CO2 में कार्बन अति करीब है, बट दिस विल नेवर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन लेगी तो रखेगी कहाँ। इसको मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये कहाँ रखेगी, इसके पास तो डी ऑर्बिटल नहीं है। कार्बन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसका मतलब ये वाला फंडा चलेगा नहीं, यू नीड टू हैव स्पेस। लोन पे आएंगे रखोगे कहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ 19 क्वेश्चन की, किसी को कुछ पूछना तो दोबारा पूछो। अगला आ रहा है कि कौन फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, कौन फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है। फंक्शनल आइसोमर कौन है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो आपको अब इसी को दोबारा देखना है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 2 एल्डिहाइड दे रखे हैं और 2 कीटोन दे रखे हैं।
तो कौन फंक्शनल आइसोमर नहीं है? दो एल्डिहाइड फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकते, दो कीटोन फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकते। जैसे आप देखो सेकंड एंड थर्ड, दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड तो पोजीशन आइसोमर, दोनों कीटोन है। इसके अलावा जो ऑप्शन सी कह रहा है वो आपको दो ऑप्शन कह रहा है, वो फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों एल्डिहाइड है, दे कैन नॉट बी फंक्शनल आइसोमर्स। तो बात आसान हो गई। फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, पर दो एल्डिहाइड या दो कीटोन कैन नॉट बी फंक्शनल आइसोमर्स। आसान सी बात है। 21st आ रहा है जी, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल इज समबडी जिसपे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे सके, बिल्कुल सही बात है। और नेगेटिव चार्ज, आपको पता है, यही आपको ट्रेनिंग दी गई है। N for negative, N for nucleophile, या somebody which has lone pair to donate, they are called nucleophile. Hyperconjugation involve, so hyperconjugation involve delocalization। आपको पता है जब hyperconjugation होती है तो क्या चीज मूव करती है? तो hyperconjugation involve electrons of carbon hydrogen sigma bond। आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके इलेक्ट्रॉन एल्काइल ग्रुप जो साथ में लगा होता है, ऑफ एन एल्काइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ए अनसैचुरेटेड सिस्टम। जो लाइन कवि उक्त पंक्तियों में कहना चाहता है वो है ये कि हाइपरकंजुगेशन के दौरान क्या चीज डीलोकलाइज होती है, क्या चीज घूमती है। तो आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं, देन व्हाट हैपन, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे दे आर शिफ्टेड हियर, तो दिस इज हाइपरकंजुगेशन। जो एल्काइल ग्रुप अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ लगा हुआ है, उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। और बी आंसर है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। आपको पता है हाइपरकंजुगेशन आपने दो ही तो जगह पढ़ी है, एक एल्कीन में और एक कार्बोकेटाइन में। इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव था और ये वाले जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो डीलोकलाइज मतलब क्या चीज मूव करी है, वो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। वो कब मूव करें, कहां से आए हैं? तो एक तो डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ में जो लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप, वहां से आए हैं, या फिर जिस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है वहां से आए, उसके साथ में जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वहां से आए। ये और भी। हाँ जी, यहाँ तक कोई सवाल रिपीट चाहते हो तो बता दो। नेक्स्ट वी हैव, आपको कुछ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म मेटामर। मेटामर में आपको याद है कि एक एटम के अराउंड एल्काइल ग्रुप का फर्क आता है, एक फंक्शनल ग्रुप के अराउंड एल्काइल ग्रुप अलग अलग लगे होते हैं। तो ये कह रहा है फिफ्थ एंड सिक्स्थ, आप ध्यान से देखो, फिफ्थ एक ईथर है, सिक्स्थ एक ईथर है, और यहाँ पे दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है और एक तरफ प्रोपाइल लगा हुआ है, और एग्जैक्टली यही सिखाया था आपको मेटामर क्या होता है। इसके अलावा फिफ्थ एंड सेवंथ अगेन आप देख सकते हो, ये अगेन ईथर है आपका, फंक्शनल ग्रुप है, और इस तरफ मिथाइल लगा हुआ है और इस तरफ लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल। तो पहली बात तो ये तीनों आइसोमर्स हैं, इसको आपको चेक करना, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, ऑक्सीजन सेम है, हाइड्रोजन सेम है। तो फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ तीनों में किस चीज का फर्क है? तो तीनों में अगर कुछ फर्क है तो वो एल्काइल ग्रुप का फर्क है अराउंड ए फंक्शनल ग्रुप, दीज आर कॉल्ड एज मेटामर्स। 24 में आ रहा है, पहचानो कि कौन फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो फंक्शनल आइसोमर्स आपको पता है, फंक्शनल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स हैं जिनमें सेम केमिकल फॉर्मूला और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। आपको पता है कि अल्कोहल और ईथर दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो आपको सबसे पहले इनके फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे ताकि पकड़ में आ सके कि कौन है। तो ये 4 कार्बन है इसके अंदर, हाइड्रोजन देख सकते हो 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 है, 1 2 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। इसमें भी आप चेक कर सकते हो, सभी में केमिकल फॉर्मूला सेम ही आ रहा है, तो सभी का केमिकल फॉर्मूला सेम है जी। तो पहली चीज, ये सारे ही एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब इनमें से फंक्शनल आइसोमर्स कौन है? तो आप किसी भी अल्कोहल को किसी भी ईथर के सामने खड़ा कर सकते हो, बिकॉज दे हैव सेम केमिकल फॉर्मूला।
तो इसमें लिखा हुआ है कंपाउंड फर्स्ट से फोर्थ तक सारे अल्कोहल हैं और फिफ्थ से लेकर एट तक सारे ईथर हैं। सभी अल्कोहल सभी ईथर के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तभी मैं कह रहा हूँ किसी को किसी के सामने भी ले जाओ, किसी भी अल्कोहल को इन चारों में से कोई भी उठा लो वर्सेस ये सारे फंक्शनल आइसोमर्स एनी क्योंकि सबका फॉर्मूला सेम। Then we have 25. Identify the pair of compound that represent position isomerism. पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपको पता है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क आता है। फंक्शनल ग्रुप अगर मैं आपको बात करूं, पहले 4 में अल्कोहल है, पहले 4 का फॉर्मूला भी सेम है, तो चारों आइसोमर्स तो है ही, हमें पता है। अब लुक एट द पोजीशन, बहुत आसान है। आप आईपैक नेम के बारे में सोचो, इसका नाम है ब्यूटेन 1 ऑल, इसका नाम है ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का फर्क आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 पे लगा हुआ है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नंबर 3 पे लगा हुआ है। यू कैन आल्सो कॉल देम फंक्शनल आइसोमर्स। तो इसने आंसर दिया है यहाँ पे, तो ये कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ, दीज आर ऑल पोजीशन आइसोमर्स। तो फर्स्ट एंड सेकंड मैंने आपको बता दिया, थर्ड एंड फोर्थ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोनों में ही 3 कार्बन की चेन है। आप चेन की लंबाई देखो, यहाँ पे दोनों में 4 कार्बन की चेन है, सिर्फ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का फर्क है। ऐसे ही यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सिर्फ अल्कोहल पे ध्यान लगाओ, यहाँ पे जो पेरेंट चेन बैटरी है वो 3 की बैटरी है, देखो बाकी ढांचा सेम है, नंबर 2 पे मिथाइल है, तो किस चीज का फर्क है? क्या बोलोगे आप? बोलोगे कि अल्कोहल की पोजीशन का फर्क है। ऐसे ही वो बोलता है 6th एंड 7th, तो 6 में आप देखो ये ईथर है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ईथर नंबर 1 पोजीशन पे है और यहाँ पे ईथर नंबर 2 पोजीशन पे है। ये देखो, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो किस चीज का फर्क आ रहा है? अगेन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का फर्क आ रहा है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ द कंपाउंड, आइडेंटिफाई द चेन आइसोमर। इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान लगाना, इससे ज्ञान अति बढ़ेगा। अच्छा, चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? चेन आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स हैं जिनमें लेंथ ऑफ चेन का फर्क आता है। देखो, सो लेंथ ऑफ चेन का फर्क आता है। अब देखो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 4 कार्बन की चेन है, तो फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है और यहाँ 3 कार्बन की चेन है, तो आप इन दोनों में से कोई भी ले लो, इन दोनों के सामने खड़ा कर दो, ये चेन आइसोमर्स। आप कह सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, या फिर सेकंड एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, या सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, ये सारे ही एक दूसरे के चेन आइसोमर है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में 4 कार्बन की पेरेंट चेन है और थर्ड और फोर्थ में 3 कार्बन की पेरेंट चेन है। दे आर चेन आइसोमर। देखो लिखा भी है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। ये तो हो गया अल्कोहल में। अगर हम ईथर की बात करें तो जिनमें लेंथ ऑफ चेन का फर्क आ रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 3 कार्बन की चेन है। तो 5th एंड 6th, 5th एंड 7th, देख रहे हो, 5th एंड 7th, 5th एंड 6th एंड 7th, तो ये सारे इनके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो लेंथ ऑफ चेन का फर्क आ रहा है। तो 6th और 7th नहीं होगा जी, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें लेंथ ऑफ चेन 3 की आ रही है। सो 5th एंड 6th ले सकते हैं और 5th एंड 7th ले सकते हैं, 5th एंड 6th। ये तो ऑलरेडी कवर्ड ही था। यहाँ तक कोई सवाल पूछना तो पूछो। सर 6 और 7 मेटामर्स होंगे? 6th और 7th मेटामरिज्म में काउंट होंगे, क्योंकि एल्काइल ग्रुप अलग है, ये प्रोपाइल है और ये आइसोप्रोपाइल, सो दे विल बी कंसीडर्ड एज ए डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। कोई और सवाल? सिलेबस से कट गया। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ईच? तो ये कार्बन 1 पाई बॉन्ड बना रही है तो sp2 है, ये कार्बन 2 पाई बना रही है sp है। इतना पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन गलत हुए तो मतलब कहीं चुल्लू पर पानी में देख लेना क्या करना है वहां जाके। 29th आ रहा है, हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम इज रिलेटेड टू द हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू द s करेक्टर। sp3 में 25% s करेक्टर है और sp में 50% s करेक्टर है। अगर s करेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी।
अगला आ रहा है शो द पोलराइजेशन ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर। मैग्नीशियम पे क्योंकि मेटल है तो हल्का पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। इस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल डबल पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव। आपको पता है चौथी कार्बन तक आते आते तो ये चार्ज खत्म हो चुका होगा। इसने जो आंसर दिया है, इसने सिर्फ एक कार्बन पे चार्ज दिखाया है, वो इसकी मर्जी है, और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेशन दिखाया है। ओके ओके, मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है उससे गलती हुई है, मैं ठीक करता हूँ। कार्बन और मैग्नीशियम में से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन और मैग्नीशियम में से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन खींचेगी। इस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल डबल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल ट्रिपल नेगेटिव। इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ये दूर बैठा हुआ है। 31st आ रहा है कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर्स, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन हियर। बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको बिल्कुल आदत नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट चीज देख रहे हो। आपने ऑक्सीजन जरूर देखा है, सल्फर ने देखा, कोई बात नहीं है। यही इसलिए मैं आपको हमेशा चीख चीख के हर जगह समझाता हूँ, एंट्रेंस शुरू तब होती है जब हम लोग एग्जाम्पल करें। आज भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के अबव द लेवल हैं, और अगर आप इनमें स्ट्रगल कर रहे हो तो फिर एंट्रेंस कैसे। यही हाल फिजिक्स और मैथ्स में है, जहाँ पे आप में से काफी बच्चे आंखें बंद करके बैठे हो कबूतर की तरह। दिसंबर आने वाला है और अब तक खबर नहीं है कि एग्जाम्पल कब करनी है, तो काय की वेट हो रही है, कयामत की वेट कर रहे हो। ये लड़ झगड़ के ही होगी। इम्परफेक्शन से पढ़ाई होती है, परफेक्शन से नहीं होती, घिसपिट के ही होती है पढ़ाई। फोकस करो। ये आपके 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पे भी 3 कार्बन की चेन है। यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप है इसे थायो ईथर कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ लगा हुआ है। ये नंबर 1 पे लगा हुआ है, ये नंबर 2 पे लगा हुआ है, तो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। ये फंक्शनल ग्रुप मैंने कभी नहीं पढ़ाया है ही नहीं एनसीईआरटी में, क्या करें। दिस इज कॉल्ड थायो ईथर। ईथर का कजन, ईथर में होता है ऑक्सीजन, थायो ईथर में होता है सल्फर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इनोवेटिव क्वेश्चन है। 32 आ रहा है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टेड चेन इज करेक्ट टू नेम द गिवन कंपाउंड। तो उसने कई सारी आपको चेन दे दी है और वो कह रहा है कि बताओ कौन सी चेन सही रहेगी नाम बोलने की। तो खिचड़ी में थोड़ा संयम रखना पड़ता है। पहले मोटे तौर पे ना फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया, तो ये समझ में आ गया कि कार्बोक्सिलिक ऑब्वियसली मेरा प्रेफर्ड ग्रुप है। अब मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, नंबरिंग यहाँ से होगी, लॉन्गेस्ट चेन देख लो। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 3 की चेन आ रही है, 4 की चेन आ रही है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 की चेन आ रही है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने इनमें से किस प्रकार से नंबरिंग करनी है। तो आपको पता है आपको नंबरिंग ऐसे करनी है ताकि आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप को नंबर कम मिले, और इसके बाद सिर्फ एक चीज देखी जाती है, वो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट रह जाएंगे। सो जो सॉरी इसके अंदर हमें नंबरिंग करनी है ताकि हमारे कार्बोक्सिलिक को नंबर कम मिले, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रेफर्ड ग्रुप है विच इज एल्कोहल, उसको नंबर कम देने का प्रयास करना है। इसका मतलब हमें नंबरिंग ऐसे करनी है ताकि एल्कोहल को नंबर कम मिले आफ्टर कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज माय फर्स्ट प्रेफर्ड ग्रुप, दिस इज माय सेकंड प्रेफर्ड ग्रुप, क्योंकि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, जेन्युइन वाले। आपको पता है ये जो एल्काइल होता है ये बेसिकली एक साइड चेन है जिसमें कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं होता। तो यहाँ पे 4 कार्बन की मेन चेन बैठेगी, जिसका मतलब पहला वाला जो नंबरिंग की गई है वो करेक्ट है, पहली वाली नंबरिंग करेक्ट है। और अगर हम इसका नाम बोलना चाहें तो इसका नाम हम कैसे बोलेंगे वो भी देख लो। इसमें क्योंकि अल्कोहल हार गया है तो इसे हाइड्रोक्सी बोला जाएगा, तो 4 पे लगा है हाइड्रोक्सी, बस लिख रहा हूँ अभी ऐसे। और नंबर 2 पे क्या लगा है, तो आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप है, मैंने आपको ट्रेनिंग दी है, इसमें आपको रीनंबरिंग करनी है। 1 कार्बन उसको माननी है जो मेन चेन से अटैच है, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटाइल। 2 मिथाइल ब्यूटाइल। सो इसका आईपैक नेम हो जाएगा 4 पे लगा है हाइड्रोक्सी और नंबर 2 पे लगा है 2 मिथाइल ब्यूटाइल। 4 की चेन है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड इन 1 पे ओआइक एसिड। सवाल पूछो जी यहाँ पे।
33 जेल्डास मेथड ऑब्वियसली स्टेबल से कट गया। 34 प्यूरिफिकेशन का क्वेश्चन है, स्टेबल से कट गया। 35 एक और मौका दे रही है एनसीईआरटी आपको, तभी मैंने कहा था तजुर्बा बढ़ेगा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। देखो फिर से ये वही कार्बोकेटाइन आपके सामने है। 4 दुख का कारण है, बिल्कुल सही बात, दुख कम कर दूं, ये पहली सोच है। और सबसे पहले हम सोचते हैं कि क्या रेजोनेंस की संभावना है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये प्लस चार्ज कार्बन पे रहे ना। तो हमेशा देखो, अगर कार्बन जिसपे प्लस चार्ज है उसके साथ कोई भी ऐसा एटम है, मैं आपको एक भ्रम ज्ञान दे रहा हूँ, कार्बन के साथ कोई भी ऐसा एटम है जिसपे लोन पेयर है, तो रेजोनेंस होके रहेगी। और यही आप देख रहे हो, ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुए, ओ पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, वो चार्ज जो कार्बन पे था वो ऑक्सीजन पे आ गया। कुछ देर के लिए हमारी कार्बन को सांस लेने का मौका मिल गया। सो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ड्रॉ द पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपने ड्रॉ कर लिए। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। देखो इसमें स्ट्रक्चर सेकंड स्टेबल है, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर सेकंड में हमारी कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं है। ऑर्गेनिक की लिहाज से, ऑर्गेनिक के लिहाज से कार्बन अगर दुख में है तो दैट्स ए रियल पैनिक। इसने आंसर दिया सेकंड इसलिए स्टेबल है क्योंकि इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी सही लॉजिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। लेकिन हमारे लिए सेकंड इसलिए स्टेबल है क्योंकि कार्बन से प्लस चार्ज हट चुका है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एज फार एज ऑर्गेनिक इज कंसर्न। कोई भी ऐसा इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन से प्लस या माइनस चार्ज कुछ देर के लिए हट जाए इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी मोर स्टेबल। आगे आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोर स्टेबल यूजिंग रेजोनेंस, ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो आप देखो जी, ये कार्बोकेटाइन है और चार्ज दुख का कारण है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, इससे जो चार्ज इस कार्बन पे था कुछ देर के लिए वो इस कार्बन पे आ जाएगा, इसे कहते हैं रेजोनेंस, विच इज गुड। अब लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर ए इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, नो रेजोनेंस पॉसिबल इन स्ट्रक्चर बी। ये उटपटांग सी बात है, ये उटपटांग सी बात है, क्योंकि ये दोनों अपने अपने आप में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सो ये कोई बात जमती नहीं है। हम लोग ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर बी जो है वो ज्यादा स्टेबल है, अगर हम ऑर्गेनिक की भाषा से बात करें। मतलब पहली बात तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इस क्वेश्चन में फोकस मत करना। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो इनकी स्टेबिलिटी लगभग एट पार है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम इसमें मुकाबला करें तो इस कार्बन पे जो चार्ज पॉजिटिव था वो प्राइमरी कार्बन है, और इस कार्बन पे जो चार्ज पॉजिटिव है ये सेकेंडरी कार्बन है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन है। तो सेकेंडरी कार्बन में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनमें से कोई एज सच कंपेयर नहीं किया जा सकता कि विच इज मोर स्टेबल विच इज लेस स्टेबल। एक और तर्क दिया जाता है, वो ये है कि यहाँ पे रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है, इस लिहाज से दिस बिकम अनस्टेबल एंड दिस बिकम मोर स्टेबल। तो मुझे लगता है कि रेजोनेंस की बात छोड़ देते हैं, वी शुड फोकस प्योरली ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सेकंड वाला सिर्फ इस बेसिस पे अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि रिंग से बाहर निकलता हुआ डबल बॉन्ड इज नेवर स्टेबल। ये मोस्ट अनस्टेबल सिचुएशन मानी जाती है अगर कोई डबल बॉन्ड रिंग से बाहर निकलता हो। इस बिना पे अगर हम देखें तो इसका आंसर सही है दैट ए इज मोर स्टेबल ड्यू टू ये ड्यू टू रेजोनेंस नहीं आएगा, कुछ नहीं है, ए इज मोर स्टेबल। सर पर मतलब फिर रेजोनेंस शो क्यों करेगा वो बॉन्ड? देखो जी, ऐसा रेजोनेंस का जो को रीजन है वो सिर्फ कार्बन की स्टेबिलिटी को देखना है। उस लिहाज से यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं। एक बात को हमेशा याद रखो, रेजोनेंस आप कहीं भी दिखा सकते हो, लेकिन क्या वो रेजोनेंस रेलेवेंट है या नहीं है ये चर्चा का विषय होता है। जैसे क्लोरोबेंजीन में आपने 5 स्ट्रक्चर तो बना लिए रेजोनेंस के, लेकिन एक्चुअली उसकी रेजोनेंस आगे जाके आप पढ़ोगे इज नॉट वेरी फेमस या इज नॉट वेरी स्टेबल, क्योंकि क्लोरीन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता है बीच के 3 स्ट्रक्चरों में। तो रेजोनेंस तो आप कहीं भी बना के दिखा दो, बट वो एक्चुअली कितनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है वो अलग डिस्कशन है। इसने यहाँ रेजोनेंस तो बना दी है, लेकिन इस रेजोनेंस का जो फॉल्ट है वो ये है, इसका मतलब दिस कार्बोकेटाइन इज नॉट गोइंग टू बी वेरी स्टेबल क्योंकि दिस इज नॉट ए गुड रेजोनेंस। रीजन डबल बॉन्ड रिंग से बाहर जा रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल, मतलब साइकिल के अंदर वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है,
एज कंपेयर टू एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। कोई और सवाल? सर इसमें जो आपने अभी पहले रीजन दिया था कि जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें 2 कार्बन से अटैच है कार्बोकटायन। देखो अगर मैं इस कार्बोकटायन को देखता हूँ तो दिस कार्बोकटायन इज प्राइमरी, दिस कार्बोकटायन इज सेकेंडरी, उससे ये एज ए कार्बोकटायन ये अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे ये वाला फॉल्ट है, ये स्ट्रक्चर फॉल्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जैसे हमारे ऑर्गेनिक में कहते हैं 3 कार्बन की रिंग मोस्ट अनस्टेबल होती है, तो वो अगर वो कहीं बन जाएगी तो स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। ऐसे ही ये बात बिल्कुल सही है, मैंने नोटिस नहीं की थी बात ये कि डबल बॉन्ड जो है वो रिंग से बाहर जा रहा है, व्हिच इज टोटली अनस्टेबल एक्चुअली। इस बिना पे वो खत्म ही हो गया। ओके कोई और सवाल? नेक्स्ट है, वो कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकटायन इज गिवन बिलो, दिस इज वेरी स्टेबल, सम ऑफ इट्स सॉल्ट कैन बी, सो एक्सप्लेन द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी। मेरे पैकेज में हमने कवर किया हुआ है, इसमें 15 स्ट्रक्चर्स बनते हैं ऑफ रेजोनेंस। इसमें लिखा हुआ है वैसे 9 लिखा हुआ है, बट इसमें एक्चुअली 15 स्ट्रक्चर काउंट किए जाते हैं। एक रिंग में 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, टोटल मिला के 3 रिंग है, तो वी कॉल इट 15 स्ट्रक्चर। आपको रेजोनेंस बनानी नहीं है, ना एग्जाम में बना के दिखा के आते। सो आपने बस देखकर आना है कि दिस इज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इसमें लार्ज नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेंस के उतनी स्टेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट आ रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस कार्बोकटायन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 मिथाइल ब्यूटेन। जरा 1 मिनट दो यार। So write the structure of various carbocation that can be obtained from 2-methyl butane. Arrange them in the order of these carbocation in the order of increasing stability. तो बेसिकली आपको इसमें आपको इसके डिफरेंट कार्बोकेटाइन बनाने हैं और आपको इनको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सो मैंने इसने यहाँ पे पहले यहाँ पे प्लस चार्ज ले लिया, फिर सेकंड कार्बन पे ले लिया, फिर थर्ड कार्बन पे ले लिया, फिर फोर्थ पे ले लिया। सिंपल सा इसने अंडरस्टैंडिंग ली है। इन चारों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, इसके लिए आप हाइपरकंजुगेशन की हेल्प ले सकते हो। और इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन साथ में अटैच है। इसमें अगर आप देखो तो 4 हाइड्रोजन साथ में अटैच है। इसमें अगर आप देखो तो 5 हाइड्रोजन साथ में अटैच है। और इसको अगर आप देखो तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन साथ में अटैच है। तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन साथ में अटैच है। तो आप हाइपरकंजुगेशन के बेसिस पे इसको स्टेबिलिटी का ऑर्डर में लेके जा सकते हो। सबसे स्टेबल थर्ड आएगा बिकॉज इट हैज मोर स्ट्रक्चर, फिर सेकंड आएगा, एंड देन फोर्थ और फिफ्थ के अंदर, फोर्थ एंड फर्स्ट के अंदर फर्स्ट पहले आएगा और जो फिफ्थ वाला है वो बाद में आएगा। इसने ऑर्डर गलत दिया होगा। 1 मिनट रुको। So this is how it can be explained। तो आपको हाइपरकंजुगेशन देखना है। इसने यहाँ पे ऑर्डर गलत दिया है, तो सबसे आगे थर्ड आ जाएगा, उसके बाद सेकंड आ जाएगा, देन वी हैव फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फिर फर्स्ट पहले आएगा एंड देन फोर्थ आएगा। सवाल पूछो जी। सर अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन क्या है? हाँ, जिस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव होता है उसके साथ वाली कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर है। उसके साथ वाली कार्बन को बीटा, बीटा के बाद आती है गामा, गामा के बाद आती है डेल्टा। ओके सर। और सवाल? ऑब्वियसली आपको नहीं करना। पढ़े नेम द कंपाउंड हुज लाइन फॉर्मूला आर गिवन बिलो। तो आपको बेसिकली इसका आईपैक नेम लिखना है और इसमें कोई चालाकी वाला काम नहीं है। कीटोनिक ग्रुप आपको साफ दिख रहा है, दैट इज योर प्रेफर्ड ग्रुप। नंबरिंग ऐसे करो ताकि कीटोन को नंबर कम मिले और उसके बाद आपने एक लॉन्गेस्ट चेन बनानी है। तो यहाँ पे 7 कार्बन की चेन बैठ रही है। सो 3 पे लगा है इथाइल, यू कैन सी दैट, और 4 पे लगा है मिथाइल, ध्यान से देख लो, और 7 की चेन है हेप्ट, 5 पे ईन है और 2 पे ऑन है। आप देख सकते हो एल्कीन 5 और 6 के बीच में है तो 5 बोला जाएगा, और क्योंकि कीटोन प्रेफर्ड ग्रुप है तो आपको ऑन लगाना होगा एज ए सफिक्स।
सेकेंड केस में आप देख सकते हो डबल बॉन्ड भी है और नाइट्रो भी है, और आपको पता है डबल बॉन्ड प्रेफर्ड ग्रुप है, तो नंबरिंग ऐसे करो ताकि डबल बॉन्ड को नंबर कम मिले। सो 3 पे लगा है नाइट्रो और 6 की चेन है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो 3 पे लगा है नाइट्रो, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 की चेन है, हेक्स 1 पे। अगला आ रहा है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड नेम्ड एज। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है, 1 पे लगा है ब्रोमोहेप्टेन, तो पहले आप 7 कार्बन की चेन बनाओगे, नंबरिंग करोगे और उसके बाद 1 पे लगा दोगे ब्रोमो। ऐसे अगले में अगर आप देखो तो 5 पे लगा है ब्रोमो, 7 कार्बन की चेन है हेप्ट, तो फिर से आपको पहले हेप्ट बनाना होगा, 7 कार्बन की चेन बनेगी, 5 पे आ जाएगा ब्रोमो और 1 पे आ जाएगा हेप्टेनॉइक एसिड। बाकी हाइड्रोजन तो आप भर ही दोगे, स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ड्रॉ द रेजोनेंस इन द फॉलोइंग स्पीसीज, तो रेजोनेंस आपको बनानी है। आप देख सकते हो पहले वाले केस में लोन पेयर बैठा हुआ है यहाँ पे, तो लोन आपको पता है जो रेजोनेंस है वो पाई बॉन्ड और लोन पेयर की मूवमेंट से आनी है, तो क्लोरीन ने अपने लोन पेयर यहाँ पे दे दिए, ये इलेक्ट्रॉन आगे खिसक गए, तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, प्लस चार्ज इस पे आ गया। इसमें कोई खास फेमस स्ट्रक्चर नहीं बनने वाले, ये उल्टा दुखी करते हैं, ये समझ में कम आते हैं और ये रेलेवेंट भी कम होते हैं। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लो, ये यहाँ ले लो, या फिर इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो इसमें ये सब पॉसिबिलिटी बन सकती है, वही यहाँ बना के भी दिखाई हुई है। इनके स्ट्रक्चर कोई बहुत इंपॉर्टेंट या फेमस स्ट्रक्चर नहीं है रेजोनेंस के। थर्ड में आप देख रहे हो एल्डिहाइड ग्रुप बैठा हुआ है और आप देख सकते हो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगी तो कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीन लेगी, जो इसने यहाँ पे आपको मूवमेंट दिखाई रखी है। तो जब तक आप इसे बनाओगे नहीं और एरोज नहीं बनाओगे, आपका हाथ नहीं बैठेगा। आपका हाथ तभी बैठेगा जब आप एरोज बनाओ। जैसे आप देखो बेंजल्डिहाइड है, बिल्कुल अलग एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन एग्जैक्टली फिट होता है इसमें। ये देखो, अब आपको लगेगा कि थर्ड और ये अलग अलग है, बिल्कुल सेम है। देखो ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीने, कार्बन ने अगली कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन छीने, एग्जैक्टली यही तो हो रहा है यहाँ पे। ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीने, इस कार्बन ने क्या किया, अगली कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन छीने। तो जब तक आप एरोज नहीं बनाओगे, 2-4 बार नहीं लिखोगे, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी क्लियर एक्चुअली। नेक्स्ट आ रहा है, इनमें से कौन मोस्ट स्टेबल होगा। देखो ये दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है पॉजिटिव चार्ज, और इसमें क्या लगी हुई है, ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन। अच्छा ब्रोमीन कैसा ग्रुप है, ब्रोमीन तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, वो तो प्लस चार्ज को बढ़ाने का काम करेगा, इसलिए सबसे स्टेबल हो गया मिथाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि उस पर कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा। अब देखो इसमें दुख का कारण क्या है, इसमें दुख का कारण नेगेटिव चार्ज है। सुख कैसे आएगा, जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो आपको पता है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, विड्रॉइंग ग्रुप माइनस चार्ज को कम करने का प्रयास करता है। तो सबसे स्टेबल हो गया ट्राइक्लोरोकार्बोनाइन। क्यों, क्योंकि 3 क्लोरीन लगी हुई है जो इस नेगेटिव चार्ज को काफी हद तक कम कर देगी। 3 डिफरेंसेस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। तो आप देख सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। मूवमेंट भी क्या कहोगे आप, सिर्फ इतना ही बोलोगे कि एक शिफ्टिंग सी होती है, जैसे क्लोरीन ने सिग्मा इलेक्ट्रॉन छीने हुए। और आपको पता है रेजोनेंस में तो जो भी कुछ हो रहा है, इट इज ऑल अबाउट मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, लिखा भी हुआ है देखो, पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन। आगे लिखा हुआ है मूव्स अप टू 3 कार्बन। आपको याद है कि इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन तक ही असरदार है, चौथी कार्बन तक आते आते ये फेड अवे हो जाएगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है, जहां तक कंजुगेशन चलेगा। आज भी जो बच्चे आए थे उनको सिखाया था मैंने कंजुगेशन क्या है, अल्टरनेट सिंगल डबल को कंजुगेशन कहते हैं। तो कंजुगेशन जहां तक चलेगा, जहां तक सिंगल डबल बॉन्ड आपके चलेंगे, वहां तक रेजोनेंस चलती रहेगी। इसमें स्लाइड डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तभी कहते हैं कि रेजोनेंस ज्यादा शक्तिशाली इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे शिफ्ट होते हैं। इंडक्टिव में तो आपको पता है पोलराइजेशन, हल्का सा खिंचाव है, पार्शियल चार्जेस। स्कूल के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट एग्जिस्ट एज रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब वो बेसिकली कह रहा है कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो जो पहला मॉलिक्यूल है इसमें कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई पाई बॉन्ड नहीं है। रेजोनेंस के लिए एक बात समझो, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कंजुगेशन। जो ब्रह्म ज्ञान ऑफ रेजोनेंस है,
रेजोनेंस कहाँ होती है? जहां पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल आल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, फिर प्लस चार्ज हो, या डबल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड हो उसके बाद माइनस चार्ज लगा हो, या डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, लोन पेयर हो। मतलब इस प्रकार के जब स्ट्रक्चर होंगे वहां पे रेजोनेंस देखने को मिलती है। अब आपके मीथेनॉल में तो कुछ भी नहीं है, आप देखो ये देखो, आपके मीथेनॉल में ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर है बट देयर इज नो पाई बॉन्ड हियर, यू कैन चेक योरसेल्फ, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सो देयर इज नो रेजोनेंस व्हिच इज पॉसिबल। अब अगर आप बात करो RCONH2 की, तो RCONH2 में आपको वो महसूस होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज RCONH2। अब आप देखो कंजुगेशन क्या है, डबल सिंगल लोन पेयर, कैन यू फील इट, डबल सिंगल एंड देन यू हैव ए लोन पेयर। जहां भी इस प्रकार की सिचुएशन होती है वहां पे रेजोनेंस हो जाती है। देखो लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर लेगी एंड दैट्स हाउ यू गेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। से बना बना के देखो, आप लोगों की अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है कि आप लिख ही नहीं रहे, एक्चुअली आप सिर्फ पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो या फिर नोट्स पढ़ रहे हो, इससे ऑर्गनिंग नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं है, टाइम खराब कर रहे हो। नाउ इसके अंदर हम लोग बात करें इस कंपाउंड की, तो इसमें डबल बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, लेकिन दे आर नॉट इन कंजुगेशन। आप देखो तो आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 NH2। अच्छा लोन पेयर भी है, डबल बॉन्ड भी है, लेकिन कंजुगेशन का है, देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। और मैंने कहा था कंजुगेशन क्या होता है, डबल सिंगल या फिर डबल सिंगल लोन पेयर। लोन पेयर यहाँ होना चाहिए था, डबल सिंगल के बाद, यहाँ पे लोन पेयर अगले सिंगल के बाद आ रहा है। इट इज नॉट इन कंजुगेशन, व्हेन देयर इज नो कंजुगेशन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। सर अगर सिंगल डबल के बाद आता तब भी नहीं होती? आप बोलो आप क्या चाहते हो? सर सिंगल और डबल बॉन्ड के बाद लोन पे। यहाँ पे यस सर। नहीं, कोई रेजोनेंस नहीं होगी, दिस इज नॉट कंजुगेशन। डबल सिंगल प्लस चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल लोन पेयर। ओके सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है व्हाई SO3 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो SO3 इलेक्ट्रोफाइल है बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन, ये बकवास दिया हुआ है। SO3 इलेक्ट्रोफाइल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल। इसका रीजन गलत दिया हुआ है, जो भी दिया। 47 आ रहा है, resonance structure of propanol are given to us, which of these structure is more stable। देखो ये ऐसा है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज नहीं है इज ऑलवेज मोर स्टेबल। चार्ज तो दुख का कारण है, और यहाँ तो ऑक्सीजन भी दुखी और कार्बन भी दुखी, तो कौन है सुखी इस जग में? इस युग में सब दुखी। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट है, सबका ऑक्टेट पूरा है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई कलेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई दुख का कारण नहीं है। सो फर्स्ट ऑब्वियसली इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज नो चार्ज, कंप्लीट ऑक्टेट। ये कट गया सिलेबस से, इनमें से दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं विच इज मोर स्टेबल। सो देखो जी ऐसा है, रेजोनेंस एसिटिक एसिड और एसीटेट दोनों में होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, शांति से इसको समझो, एक ज्ञान मिलेगा यहाँ से आपको। ये एसिटिक एसिड है, यहाँ पे रेजोनेंस होती है, कैसे होती है देखो, लोन पेयर यहाँ आ जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाते हैं, देखो आराम से। और ये है एसीटेट आयन, रेजोनेंस यहाँ भी होती है, लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ इनमें से कौन सी रेजोनेंस अच्छी है? दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। बताओ जी ये अच्छा क्यों नहीं है? सर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्लस चार्ज इज नॉट ए गुड थिंग एक्चुअली, दिस इज मोस्ट अनस्टेबल थिंग। तभी मैंने आपको बोला कि हमने फिनॉल में, क्लोरोबेंजीन में बूम 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 रेजोनेंस बना दी है, लेकिन वो इतनी रेलेवेंट नहीं है, ये आपको आगे समझ में आएगा। रेजोनेंस बना देना अलग बात है, रेजोनेंस की रेलेवेंस होना अलग बात है। तो यहाँ पे वो रेलेवेंट नहीं रहेगी रेजोनेंस,
इसकी अच्छी बात क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही रहता है। आप देखो सिर्फ दो बन रहे हैं स्ट्रक्चर, लेकिन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही रह रहा है। और ये कहा जाता है कि अगर नेगेटिव चार्ज किसी को, वैसे तो भगवान चार्ज किसी को भी ना दे, भगवान चार्ज किसी को भी ना दे, बिकॉज चार्ज दुख है, फिर भी अगर देना है तो नेगेटिव ऑक्सीजन को दो, क्योंकि वो फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसमें ये नेगेटिव चार्ज पकड़ने की क्षमता है। तो एसीटेट आयन की रेजोनेंस इज बेटर देन एसिटिक एसिड। ये 12th में भी क्वेश्चन आते हैं। 50th हम नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीटेड सिलेबस से है, सो दैट इज गॉन। मैच करना है हमें, कई सारी बातें इसने मिक्स कर दी हैं। सो साइक्लोहेक्सेन एंड हेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सेन आपको याद है साइक्लिक कंपाउंड, और एल्कीन दे आर which type of isomers? These are functional isomers। मैंने एक क्लास में भी कराया था, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आप देखो, ये देखो हेक्सीन है, 2 3 4 5 6, और ये साइक्लोहेक्सेन। एल्कीन एंड साइक्लिक एल्केन, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। आप इनका फॉर्मूला चेक करें, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है। एक एल्कीन है और एक साइक्लिक एल्केन है। सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। सो ए से 4th मैच करता है। conjugation of electrons of sigma bond with the empty p orbital in the adjacent, आपको याद है, this is hyperconjugation। sp2 hybridized carbon with empty p orbital, sp2 hybridized orbital with empty, sp2 कार्बन होनी चाहिए और उस पे एक empty p ऑर्बिटल है, तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल भी ले सकते हैं इसको, प्लस चार्ज हो तो कार्बोकटाइन भी ले सकते हैं। और चॉइस पढ़ लेते हैं इथाइन। इथाइन में आपको पता है sp हाइब्रिडाइजेशन है दोनों कार्बन की। स्पीसीज दैट कैन रिसीव ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखता है, भिखारी इलेक्ट्रोफाइल है। स्पीसीज दैट कैन सप्लाई ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल। सेकंड चॉइस होगी। तो फिर हु इज लेफ्ट? तो फिर कार्बोकटाइन बचा। तो ये सी जो कह रहा है शायद फर्स्ट के लिए कह रहा है। होममेड क्वेश्चन होते हैं, कई बार परफेक्ट लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन क्योंकि मल्टीपल चॉइस है तो कई सारे और मैचेस देखकर भी हम तय कर सकते हैं कि सही मैच क्या बनता है। डूमास जेल्डास तो आपको नहीं आता, सो दैट इज गॉन। फ्री रेडिकल कार्बोकटाइन एंड कार्बोनाइन। तो फ्री रेडिकल की प्लानर ज्योमेट्री है और कार्बोकटाइन की ज्योमेट्री जो है वो अगेन प्लानर है। दिस इज प्लानर। कार्बो एनाइन जो है वो पिरामिडल है। 54 आ रहा है, विच मैच द आयंस स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। आप देखो ये रही रेजोनेंस, मैंने कहा था अब दिस इज तजुर्बा बढ़ता ही चला जाएगा। एक बार आपने कर लिया, दो बार में हम वैसे नहीं छोड़ते इसको। तो आप ध्यान से देखो, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके साथ वाले एटम पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगी। तो फर्स्ट ए से मैच कर जाएगा। स्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। देखो जी ऐसा है, चार्ज दुख का कारण हो और फिर स्टेबिलिटी आए, तो वो ये रहा केस। देखो क्योंकि इसके साथ में 2 मिथाइल लगे हैं, ये इसको स्टेबलाइज करने का प्रयास करेंगे, तो बी मैच करेगा 4th से। स्टेबलाइज बाय हाइपरकंजुगेशन, वो भी इसी से दोबारा आता है। हाइपरकंजुगेशन भी आपको यही देखने को मिलेगा। सर हाँ जी सर 4th का डी होगा क्योंकि उसमें डिस्टेबलाइज लिखा है। अच्छा, डिस्टेबलाइज लिखा होगा, सॉरी। सो डिस्टेबलाइज बाय नेगेटिव इफेक्ट में सेकंड भी आ जाएगा और इसके अंदर थर्ड भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे दुख का कारण पॉजिटिव चार्ज है और फ्लोरीन इस चार्ज को बढ़ाएगी वाया नेगेटिव इफेक्ट। यहाँ पे दुख का कारण नेगेटिव चार्ज है और मिथाइल इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा बाय नेगेटिव इफेक्ट, तो दोनों आएंगे। अच्छा, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट वाले में भी इसने दिया हुआ है ए बी डी। अच्छा, कई तरीके से मैच कर रहा है, कोई बात नहीं। अगर हम देखें तो स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस बिल्कुल सही है। डिस्टेबलाइज बाय नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और कार्बन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो विड्रॉ करेगी इलेक्ट्रॉन, उस लिहाज से
स्टेबलाइज वाया हाइपरकंजुगेशन, ये भी सही है बिकॉज जिस कार्बन में प्लस चार्ज है उसके साथ पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं। तो वैसे देखो तो ये बात सही है, लेकिन जब आप जेई में बैठे हो, नीट में बैठे हो, स्कूल में काम कर रहे हो, तो ये स्टेबलाइज है वाया रेजोनेंस, बस इतना ही आपको सोचना है। क्योंकि कहीं भी अगर रेजोनेंस लग रही हो तो हम हाइपरकंजुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव नहीं देखते। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अलग चश्मे से देखना, ये अलग फ्रेम से बनाया हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली। आगे लिखा हुआ है एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन कौन है, तो फोर्थ आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यू कैन सी इट, फोर्थ इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो ये एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और सी भी और डी भी है, स्टेबलाइज बाय हाइपरकंजुगेशन भी है, ये बात भी सही है क्योंकि इसके अंदर 3 और 3 6 बनेंगे स्ट्रक्चर। मल्टीपल मैचिंग है, दोबारा पढ़ना, कोई दिक्कत आए तो पूछना। असर्शन रीजनिंग आप ये नहीं कर सकते, ये डिटेल्ड सिलेबस से है। एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एनर्जीज, गलत है। आपको रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में पढ़ना पड़ेगा जहां मैंने रेजोनेंस सिखाई है। रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है वो तीनों कैनोनिकल फॉर्म में जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनमें से जिसकी भी लोएस्ट एनर्जी होती है, मान लो एक कंपाउंड के 4 बन रहे हैं स्ट्रक्चर रेजोनेंस के, उन चारों में से जिसकी भी लोएस्ट एनर्जी होती है वही रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी मानी जाती है। Then we have resonance hybrid cannot be represented by a single structure. ये बात सच है। This is true. रेजोनेंस हाइब्रिड का तो कोई सिंगल स्ट्रक्चर बनना ही नहीं, क्योंकि आप अगर बेंजीन को भी दिखा रहे हो तो आपको पता है कि आप ऐसे गोले मार करके दिखा देते हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पाई बॉन्ड की लोकेशन कहाँ पे जा रही है। तो असर्शन सही नहीं है, रीजन करेक्ट है, तो इसका आंसर डी है। पेंट 1 इन, पेंट 2 इन, आप पोजीशन आइसोमर, बिल्कुल सही बात है, नाम पढ़ के समझ में आ रहा है। 1 पे लगा है इन और 2 पे लगा है इन, और रीजन दे रहा है पोजीशन आइसोमर डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, सो ये आंसर है। ऑल कार्बन इन द फॉलोइंग इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये बात गलत है क्योंकि ये वाली कार्बन जो आप देख रहे हो ये sp हाइब्रिडाइज है। In this molecule, all carbon atoms are attached to each other by the help of double bond. ये बात बिल्कुल सच है। Assertion reason दोनों सही हैं, लेकिन all carbon atoms in this is sp2 hybridized, ये false है, सॉरी ये false है क्योंकि ये वाली कार्बन sp है। In this molecule, all carbon atoms are attached to each other by a double bond. ये बात सच है, तो assertion सही है, assertion गलत है और रीजन सही है। A is not correct, reason is correct, तो D आंसर है इसका। A is not correct, D आंसर है इसका। सल्फर वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये कटा हुआ है सिलेबस से, क्रोमेटोग्राफी सिलेबस से कटा हुआ है। What is meant by hybridization? आपको पता है mixing of orbitals of different shape and different energies to give the orbitals of same shape, same energies are called hybridization. और फिर लिखा हुआ है कि इसके अंदर sp और sp2 कौन सी हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन sp2 है और बीच वाली sp है। Will it have a planar molecule? No, this is not a planar molecule, क्योंकि ये वाली जो कार्बन है वो sp और sp की जो शेप होती है वो लीनियर होती है, तो बीच वाली कार्बन लीनियर है, आखिरी की पहली और आखिरी कार्बन जो है वो बेसिकली प्लेनर है। बेंजोइक एसिड नहीं कर सकते, क्रिस्टलाइजेशन पे क्वेश्चन है, डिस्टिलेशन पे क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी नहीं कर सकते, डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट चाहते हो तो बता दो, और जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं दे कैन इजीली कम अप अगेन विद द क्वेश्चंस और बात डिबेट कर सकते हो, क्योंकि बड़ा पुअर रिस्पांस है ऑफलाइन क्लासेस में, बच्चे भी कम आते हैं और प्रॉब्लम भी बहुत कम पूछते हैं, जो कि मुझे लगता है कि रिफ्लेक्शन है कि आप थोड़े से कम पढ़ रहे हो
और हमें लगता है कि एक समय होता है जागने का, बिल्कुल जागने का समय है। तो यानी कि कोई क्वेश्चन रिपीट चाहते हो तो बता दो। सर क्वेश्चन नंबर 61 में हम्म सर, इसमें प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ट्रायगोनल प्लेनर से है या फिर प्लेन के अंदर इसके एटम्स उससे है? बेटा जब भी कभी प्लेनर की बात करते हैं तो sp2 वाले की बात करते हैं। sp2 की ढांचा होता है प्लेनर। अगर इस कार्बन की आप बात करो तो क्योंकि बीच वाली कार्बन sp है तो ये तो लीनियर हो गया, तीनों कार्बन लीनियर है। ये वाली कार्बन को आप देखो, दिस इज प्लेनर, और ये वाली जो कार्बन है ये भी ट्रायंगुलर प्लेनर ढांचा बना रही है। तो ये यहाँ पे प्लेनरिटी है और यहाँ पे प्लेनरिटी है। अगर तीनों कार्बन की बात करें तो दे आर इन द सेम लाइन, दे आर लीनियर। तो वो पूछ रहा है व्हाट विल इट बी ए प्लेनर मॉलिक्यूल। तो एक्चुअली फैक्ट ये है दिस विल बी ए लीनियर मॉलिक्यूल, बिकॉज कार्बन के रेफरेंस में नॉर्मली पूछा जाता है। सो ये तीनों कार्बन लीनियर है। कोने वाली कार्बन पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की पोजीशनिंग जो है वो प्लेनर है। जो प्लेनर बोला जा रहा है वो ट्रायंगुलर प्लेनर के बारे में कहा जा रहा है। आप ये भी कह सकते हो ऑल बॉन्ड लाई इन द सेम प्लेन। ओके सर। कोई सवाल? इसके बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में एक बड़ी खास बात है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एलीन है एक्चुअली, ध्यान से देखो। एलीन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड होते हैं उनको एलीन कहते हैं। नाउ ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में रिसर्च से ये पाया गया है कि दे हैव ट्विस्टेड स्ट्रक्चर। जेई में भी इसके बारे में हम लोग आपको पढ़ाएंगे। इस ट्विस्टेड का क्या मतलब है उसको समझाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे है और ये दो हाइड्रोजन है, ये एक्चुअली प्लेन से बाहर है, दे आर परपेंडिकुलर लाइक दिस। इसीलिए वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि डू इट हैज ए प्लैनर स्ट्रक्चर, तो उसका आंसर है नो, इट इज दे डोंट हैव प्लैनर स्ट्रक्चर। इसका मतलब है ये जो चारों हाइड्रोजन एटम है दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। कार्बन तो एक लाइन में है, उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। ये वाले हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन आर नॉट इन द सेम प्लेन। ये प्लेन में है, आराम से दोबारा देख लो, और ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये परपेंडिकुलर टू कार्बन है, आपकी तरफ आ रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन आपसे दूर जा रहा है। आज ही अभी आप गूगल करोगे एलीन को, एलीन का स्पाइरल स्ट्रक्चर, उसका यूट्यूब पे भी आप एनिमेशन देखो और आप उसका स्ट्रक्चर भी देखो, आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। जरूरी है जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं। कोई और सवाल? ठीक है, इतना काफी है इस क्लास के लिए।